नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास शो सबसे बड़ी अदालत और मैं हूं आशीष सिन्हा। आप ठीक मेरे पीछे राम मंदिर की तस्वीर देख रहे होंगे। राम मंदिर की तस्वीर शो से पहले इसलिए क्योंकि संसद में राम मंदिर प्रस्ताव पर लेकर इस समय धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर इस समय चर्चा चल रही है। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर अपनी बातों को रखा। शाम 4 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर अपनी बातों को रखेंगे। राम मंदिर इसलिए भी हमने लगाया है क्योंकि राम मंदिर का निपटारा यानी इस पूरे केस का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के यानी अदालत के फैसले के बाद ही हुआ था। लेकिन आज जो चर्चा हम कर रहे हैं, सबसे बड़ी अदालत जिस विषय पर हम लगा रहे हैं वो है एक देश एक विधान, जो आजकल सुर्खियों में है। दरअसल पूरा मामला यूसीसी से जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी अदालत में यूसीसी का मुकदमा लेकर मैं आया हूं। यूसीसी पर इस वक्त सबसे बड़ी बहस आप देखेंगे इंडिया न्यूज पर, सबसे बड़ी जीरा होगी। सरकार और विरोधी पक्ष की दलीलें भी अदालत में रखी जाएंगी। एक राष्ट्र एक विधान से आखिर किसको एतराज है? जिस बात की चर्चा संविधान में है, जिसको लाने की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, आखिर उस यूसीसी पर क्यों कुछ लोग आपत्ति उठा रहे हैं? यह भी आपको मालूम है कि यूसीसी में किसी धार्मिक आचरण और पूजा पद्धति में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, सिर्फ कुप्रथाओं पर रोक लगाने की मंशा है। तो फिर लोगों के मन में बेवजह की आशंकाएं क्यों है? यूसीसी कानून किसी को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति, परिवार और देश की मजबूती के लिए है। जरा सोचिए, बहुविवाह या अनरजिस्टर्ड लिव इन रिलेशन से किसका भला होगा? लिव इन रिलेशनशिप से जो बच्चे जन्म लेते हैं तो आखिर अवैध कैसे हो सकते हैं? इस अदालत में यूसीसी को लेकर तमाम चर्चाएं होंगी। देश के सबसे बड़े वकील, सबसे बड़े धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी अदालत में सबसे बड़ी जिरह से पहले आपको कुछ बयान सुनवा देते हैं। हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता है। यह बिल उसी एकता की बात करता है जिस एकता का नारा हम आज से नहीं हमेशा से लगाते आए हैं। जिस एकता की बात हम करते आए हैं, सभी नागरिकों के लिए कानून की बात संविधान स्वयं करता है। क्योंकि हमारा जो संविधान है वो पंथ निरपेक्ष है और ये एक आदर्श धारणा है कि जो हमारे समाज की जो कमियां हैं, खराबियां हैं, या मैं कहूंगा कि विषमताएं हैं, उनको दूर करके सामाजिक ढांचे को मजबूती प्रदान करने का काम हमारा संविधान करता है। यह एक आदर्श धारणा है कि जो हमारे समाज की जो बुराइयां हैं, हमारे सामाजिक ढांचे को और मजबूत बनाने का काम करता है। मुझे खुशी की बात है कि आज इस धारणा को धरातल पर लाने का काम हमारी देवभूमि से हो रहा है। यहाँ कहा जा रहा नहीं, कुछ नहीं करना है, केवल ये ड्राफ्ट पेश होगा, इसका पालन करना है। और ड्राफ्ट किसी को उपलब्ध नहीं है, न मीडिया में है, और जो ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं है, आप तत्काल उस पर चर्चा करना चाहते हैं। 700-800-900 पृष्ठों का ड्राफ्ट बताया जा रहा है। तो इसलिए मैं अपनी स्टेट लीडरशिप को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने कहा ऐसी बात है तो तुमने कार्य मंत्रणा समिति को जो है बिल्कुल इरेलीवेंट कर दिया है, नियमों को इरेलीवेंट कर दिया है, तो हम उसे त्यागपत्र दें। आज कैबिनेट में ये डिस्कशन होगा और मैं आशा रखता हूँ कि यूसीसी का जरूरत असम में है और यूसीसी को असम में लागू करा जाएगा, लेकिन उसका कुछ रिलैक्सेशन रहेगा। जैसे ट्राइबल लोगों का रिलैक्सेशन, ऐसे कुछ रिलैक्सेशन रहेगा, लेकिन यूसीसी आने का पंजाय में है। अभी आज कैबिनेट में ये डिस्कशन होगा। आप यूसीसी से जुड़े बयानों को सुन रहे थे। दरअसल उत्तराखंड में यूसीसी आने के बाद बीजेपी शासित जो देश के दूसरे राज्य हैं, उनमें भी यूसीसी लाने की होड़ मच गई है। अभी हाल में ही राजस्थान के एक मंत्री ने यह बयान दिया और कहा कि अगली कैबिनेट में यूसीसी पर हम चर्चा करेंगे। तो वही असम भी यूसीसी लाने के फिराक में है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करें, मध्य प्रदेश की करें, तो वहां भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ हिमाल अख्तर साहब हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ रेणु दीक्षित जी हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। हमारे साथ डॉक्टर शमशुल हसन साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीति शर्मा हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। और हमारे साथ राजीव शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्हीं से आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले सवालों को एक बार आपको दिखा देते हैं कि जिन सवालों पर आज की पूरी बहस होगी वो कौन कौन से सवाल हैं जिस पर हम बहस करेंगे यूसीसी से जुड़े हुए।
सबसे पहला सवाल यह है कि यूसीसी को लेकर आखिर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है, क्यों यूसीसी को लेकर इतना विरोध हो रहा है। दूसरा सवाल यह है कि यूसीसी को लेकर क्या किसी धर्म विशेष का अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि बार बार अनुच्छेद 25 की वकालत की जा रही है, अनुच्छेद 25 की बार बार बात कही जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको दिखा रहे हैं। चौथा सवाल, उत्तराखंड के बाद कहां कहां लागू हो सकता है यूसीसी, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसको लेकर अलग अलग राज्यों में कवायद शुरू हो गई है। देश में यूसीसी लागू करने में क्या मुश्किलें हैं, क्यों आखिर सेंटर यूसीसी पूरे देश में एक साथ लागू क्यों नहीं कर रहा है। तो पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं कि यूसीसी को लेकर इतना विवाद क्यों है, और दूसरा सवाल, यूसीसी कानून क्यों जरूरी है। रेणु दीक्षित जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। यूसीसी को लेकर आखिर ये जो नया कानून उत्तराखंड सरकार लेकर आई है, उस कानून में क्या कुछ खास बातें हैं? आशीष जी, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि यूसीसी जब लाया गया उत्तराखंड में लागू भी होने की संभावनाएं हैं, जैसा हमें पता है। सबसे बड़ा यूसीसी में जो प्रावधान मुझे लगता है वो लिव इन रिलेशनशिप पर है। पर्पज़ उसका लिव इन रिलेशनशिप का ये, जो आजकल लिटिगेशन चल रही है कि लड़के और लड़की बिना माँ बाप को बताए भी लिव इन रिलेशनशिप में चले जाते हैं, और उसके बाद से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज किस धारा में बढ़ रहा है उस पर रोक लगाने के लिए लिव इन रिलेशनशिप। इसके अलावा मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन या संपत्ति में महिलाओं के क्या अधिकार, पुरुषों के क्या अधिकार, समाज में जितने भी धर्म के लोग हैं उन सब के एक समान अधिकार, इन सब पर विचार करते हुए यूसीसी को लाया जा रहा है। लेकिन अगर मेरी व्यक्तिगत सोच यह है कि जिस महिलाओं की, जिन बच्चियों की, जिन बेटियों की हम बात करते हैं और वकालत करते हैं कि वो पुरुषों के बराबर है, इस कानून के जरिए उन्हें एक बराबर एक जगह पर पहुंचाने की, उनको बराबर हक देने की कोशिश की गई है। हिमाल अख्तर साहब, आप क्या कहेंगे यूसीसी कानून को? देखिए, जहां तक किसी भी कानून की बात है तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर स्टेट को और सेंटर को कानून बनाने का हक है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन के कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। किसी भी यूसीसी कानून की जहाँ तक बात है, जैसे लिविंग रिलेशन की बात की, तो वहाँ हमने देखा है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। लोग साथ रहते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनके राइट्स की बात होती है, मेंटेनेंस की बात होती है, तो वहाँ तक तो चीज़ें उनको कंट्रोल करने के लिए अगर कोई प्रावधान है, इस तरह की बात रखी जा रही है, तो वो उस हद तक सही है। लेकिन किसी भी कानून को बनाने से पहले सबसे पहले सरकार की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है। मसलन जैसे प्राइवेसी का एक राइट है, आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं और कहते हैं कि हर आदमी को जिंदगी अपने हिसाब से जीने का इख्तियार है, लेकिन अगर वो किसी के साथ रह रहा है तो पहले रजिस्ट्रार को जाके खबर करे। तो चेक एंड बैलेंस, इसमें गलत क्या है हिमाल भाई? देखिए, मैं समझता क्योंकि लिव इन में हमने देखा है कई सारे मामले आए हैं, चाहे अगर हम श्रद्धा वाकर की हत्या का पूरा मामला ले ले, उसमें गलत क्या है? अगर आप लिव इन में रहते हैं, आपको अगर रजिस्टर्ड कराने के लिए कहा जाता है, तो उसमें गलत क्या है? एक मेजर को आप वोटिंग राइट देते हैं, सरकार बनाने का राइट देते हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि अगर किसी एक आदमी के साथ, इंसान के साथ रहना है तो यू हैव टू इन्फॉर्म टू द गवर्नमेंट। अब इन दोनों चीज़ों को चेक एंड बैलेंस को देखना पड़ेगा। भाई, कानून भी बने, उन पे कंट्रोल भी हो, लेकिन किसी की प्राइवेसी से छेड़छाड़ ना हो, उसके फंडामेंटल राइट के साथ छेड़छाड़ ना हो, इन दोनों को देखना, इनको दोनों को बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जहाँ तक इसकी बात है कि कोई कानून अगर मुल्क की फलाह बहबूदी के लिए, उसके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है तो कानून आना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया जाता है। तो हमें ये भी देखना रहेगा कि कहीं उसके साथ चीज़ें आगे पीछे तो नहीं हो रही हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। राजीव जी, आप हिमाल अख्तर साहब कह रहे हैं राइट टू प्राइवेसी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आधार वाले मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। क्या आपको लगता है कि यहां पर राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है, या फिर लिव इन को किसी भी तरह से रजिस्टर्ड कराना बेहद जरूरी था? क्योंकि जो भी लिव इन के अभी मामले आ रहे हैं, चाहे मुंबई में हो, दिल्ली में हो, देश के अलग अलग कोने से हो। आशीष जी, मैं हिमाल साहब से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जब ये संविधान बन रहा था, संविधान बनने की प्रक्रिया में था, तो बहुत सारी
मीटिंग्स हुई थी। उन मीटिंग्स को सबको लिखा गया है और सारे दस्तावेज मौजूद हैं। क्या आपने वॉल्यूम 7 के चैप्टर 58 के पैरा नंबर 104 से लेकर के पैरा नंबर 170 तक क्या आपने उनको पढ़ा है? और अगर पढ़ा है तो वो क्या कहते हैं? मैं बताता हूं। उसमें सबसे पहले जो चर्चा हुई है वो इसी पर हुई है, कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात हुई। और उसमें कहा गया है कि राज्यों को, केंद्र को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जब वो समझती हैं कि ये जरूरी ऐसा करना है तो वो कानून बना सकती हैं। इसमें बहुत सारी बहस हुई। इसमें नजीरुद्दीन साहब ने बहुत तगड़ी बहस की। नजीरुद्दीन साहब ने कहा कि अभी जो हमारा माहौल है देश का, वो इस काबिल नहीं है कि हम इस तरह के कानून लेके आए, लेकिन जब हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी, जब हमारा देश विकसित हो जाएगा, तब हमें लेके आना चाहिए। और अभी 70 साल हो चुके हैं, हमारी जनसंख्या बढ़ चुकी है, हमारा देश विकसित हो चुका है, विकासशील की श्रेणी में आगे जा रहा है। तो इस समय ये कानून बनाने की जरूरत है। विकासशील के श्रेणी से आगे होते हुए विकसित में जा रहा है। डॉक्टर हसन साहब, मैं दीजिए आपके पास आ रहा हूं। हसन साहब, विरोध क्यों? देखिए साहब, मैं विरोध में और इस तरीके से कोई अपने आप को फंसाने की कोशिश नहीं करूंगा। अभी जो क्या मैं कानूनी एतबार से जो कुछ भी है उसके लूप होल्स हैं या जो उसके फायदे हैं वो तो हमारे पास मौजूद हैं। अख्तर साहब मौजूद हैं, वो हैं, मीनू जी मौजूद हैं, रेनू जी मौजूद हैं। हम इसमें बहस में नहीं जाएंगे जी। हमारी बात सिर्फ इतनी सी है, एक समाजी है, हम समाज के एक प्राणी हैं। और वो थोड़ा सा जो है वो कहीं ना कहीं रिलीजन की बात आती है तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत हम दखल दे देंगे। समाजी एतबार से क्या इस एंगल से पूरे समाज ने इसको कबूल कर लिया है, लिविंग जो है वो रिलेशनशिप को? अगर कबूल कर लिया है तो भाई जाहिर है कि बहुत अच्छी बात है। आप कोशिश कीजिए कि भाई समाज उसको कबूल कर ले। जब समाज कबूल नहीं कर रहा है किसी तरीके से, किसी भी जगह से, चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप आप लोग, वो तो उसका एक पार्ट है, बाकी चीजों पे भी चर्चा मैं जो बता रहा हूँ, लिविंग रिलेशन जो है वो अगर अच्छी चीज है तो हम उसके आगे आएंगे। अगर अच्छी चीज नहीं है, समाज उसको जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो जबरदस्ती आप कानून के जरिए से उसको क्यों लाना चाहते हैं? फिर आप अपना मंशा बताइए। अगर आप मान लीजिए कि एक जगह पर एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह का खान पान है, एक ही तरह की जिंदगी गुजारने वाले हैं, तो जब इस तरह के लोग हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग जो है वो स्टेटा उनका है, अलग अलग उनका तौर तरीका है, खान पान अलग है, कल्चर अलग है, खान पान पे कहाँ कोई प्रहार हुआ? मैंने कहा, मैं कह रहा हूं कि अलग अलग लोग हैं। जगह जगह पे बोली बदल जाती है, जगह जगह पे जो है वो शादी और ब्याह के रसूम बदल जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं। अब ये सब चीजें जो सामने हैं तो उसमें यूनिफॉर्मिटी आएगी कैसे, ये बताइए आप। हसन साहब, एक विधान से अगर सभी गवर्न हो रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? उसके अंदर इसी ये कहा गया है कि हमारी सबकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सबको आजादी है। इसी में जो है वो पर्सनल लॉ वाला दिया है। बहुत से ऐसे कानून है, अगर थोड़ा बहुत कहीं अगर आपको गड़बड़ी नजर आ रही है तो आप उसमें दखल दीजिए। नहीं, आप हसन साहब, क्या महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिल रहा है? ये कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? दिक्कत क्या, हम तो महिलाओं को जो है बराबरी को जानते नहीं, हम अपने से ज्यादा बढ़ चढ़ के उनको जानते हैं। हम आप बराबरी की बात कर रहे हैं। होती है? हाँ, आप बराबरी कितनी उम्र होती है जी? कितनी उम्र होती है किसकी? महिलाओं की शादी करने के लिए बच्चियों की कितनी उम्र होती है? उम्र की क्या कैद है? वो तो एडल्ट होना वही चाहिए। मैं कह रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं। नीति शर्मा जी, आप बोलिएगा, फिर मैं दीक्षित जी आपके पास। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबसे पहले तो समझिए, ये कहीं ना कहीं हमारे जो संविधान के निर्माता थे, आदरणीय अंबेडकर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, और जो दिग्गज जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत के निर्माण को और एक रूप देने का प्रयास किया, ये उनका सपना था जो कहीं ना कहीं आज उत्तराखंड की देवभूमि से साकार हुआ है। जस्टिस रंजना देसाई जी की टीम ने इसकी ड्राफ्टिंग करी है और पूर्ण रूप से संवाद हुआ है, बहुत विद्वत जनों का इसमें इनपुट लिया गया, उसके बाद इसकी ड्राफ्टिंग हुई है। ड्राफ्टिंग आपके मान लो 250 पॉइंट्स है, 250 में से 4 पॉइंट्स आपको नहीं समझ आते, आप उसके लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? कुरीतियां हर समाज में होती हैं। हिंदू समाज में भी कुरीतियां थी, पर्दा सिस्टम था, सती प्रथा थी, उसको खत्म किया गया। समाज जैसे जैसे संप्रदाय इवॉल्व होता है वो उसमें अमेंडमेंट होता है। हालांकि सती प्रथा, मैं यहाँ पे क्लियर करूं, मजबूरी में लाई गई थी। नहीं, मैं मजबूरी में लाई गई थी, कुरीति थी, मैं उससे सहमत हूं। मेरा कहने का अर्थ ये है, अगर देश की आधी आबादी को, 50% आबादी को
उसके अधिकारों से किसी न किसी रूप में, चाहे धार्मिक कुरीतियों की वजह से, चाहे सामाजिक कुरीतियों की वजह से, या एक सामाजिक ढांचे की वजह से उनको वंचित रखा गया है, तो क्या आज 21वीं सदी में हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनको मुख्य धारा में लेकर आए, उनको समान अधिकार दें? आज महिलाएं कहाँ नहीं है, खेल कूद के मैदान से लेके इंजीनियरिंग के क्षेत्र से लेके विज्ञान के क्षेत्र से लेके हर जगह आज परचम महिलाएं अपना पूरा योगदान हर क्षेत्र में दे रही हैं। सवाल ये उठता है कि विरोध क्यों? क्या किसी की रिलीजियस एक्टिविटी या रिचुअल्स के लिए ये नहीं है? आप अगर कलमा पढ़ के शादी करते हैं, हम कलमा पढ़ के, हम लोग फेरा करके करते हैं, फेरे करके, ये सिर्फ कमिटमेंट की बात है। मेरे सर ने बात की थी कि लॉ, राइट ऑफ प्राइवेसी, राइट ऑफ प्राइवेसी हम सबकी है, बट उसका अगर कोई मिसयूज करता है, राइट ऑफ प्राइवेसी को अगर कोई क्रिमिनल करके उसको करता है, श्रद्धा वाला केस आया, राइट ऑफ प्राइवेसी को अगर कोई अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए यूज करता है, राइट ऑफ, क्या आज से पहले लिव इन रिलेशनशिप को अथॉरिटी दे या ना दे? क्या लिविंग रिलेशनशिप समाज में है? नहीं, हर घर में है, हर जगह है, हर समुदाय में, हर रिलीजन में है। आज उसको हम एक संविधानिक और एक लॉ, रूल ऑफ लॉ हम सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक कानून, तभी देश तरक्की करेगा। और अगर हम उसको अंकुश कर रहे हैं, ये प्रथाएं चल रही हैं, अंकुश नहीं कर रहे हैं, हम उसे रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अंकुश नहीं, हम उसे रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसको रेगुलेट करने की करें, उसको कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई अपने इस फ्रीडम का मिसयूज ना कर सके। आज मेरी बेटी या आपकी बेटी अगर श्रद्धा की जगह होती, तो आप इस चीज को मानते कि कहीं ना कहीं अगर वो चीज रजिस्टर होती, तो वो क्रिमिनल जो है अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी करने से पहले 100 बार सोचता कि मेरा सारा डेटा इनके पास है और मैं कभी भी उसमें आऊंगा। ये सबसे बड़ी बात कमिटमेंट की बात है, लॉयल्टी की बात है, पॉलीगैमी है। आप 4-4 शादियां में बार-बार यहाँ पे किसी समुदाय को नहीं कह रही, हिंदू भी करते होंगे शादियां 4-4, 5-5। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपकी लॉयल्टी नहीं है? क्या बच्चों को विरासत में बराबर का हक नहीं मिलना चाहिए? क्या बच्चों को बराबर में, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, माँ बाप की सेवा नहीं करनी चाहिए? क्या बच्चों को एडॉप्शन का राइट नहीं मिलना चाहिए? किसी भी वजह से आप एडॉप्ट करना चाहते हैं, लीगल राइट आपके बराबर है, एक समान एज है, चाहे आप कोई धर्म समुदाय के हो। तो ये समझने की आवश्यकता है, जब आप एक देश में रह रहे हैं तो आपको रूल ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा। मैं रेड लाइट आज हटा देती हूं। दो अहम बातें हैं। एक तो अगर हम बात तलाक की करें, तो तलाक, अब अगर हम उत्तराखंड की बात करें, जैसे ये नोटिफाई हो जाता है, राज्यपाल इसको नोटिफाई कर देते हैं, कानून बन जाएगा। तलाक एक बहुत बड़ा इशू रहा है। लोग समझते हैं कि ट्रिपल तलाक जो है वो खत्म हो गया है, वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म हुआ है। तलाक के 4 फॉर्म अभी भी हैं, जो अभी भी बरकरार है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। दूसरी सबसे अहम बात कि अब महिलाओं को संपत्ति में भी बराबरी का अधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू मैरिज एक्ट से, लॉ से गवर्न कर रहे हो तो केवल आपको मिलेगा, बाकी अगर आप दूसरे भी समुदाय से आते हो तो आपको भी उतनी ही बराबरी की हिस्सेदारी मिलेगी। आशीष जी, आपने जो तलाक का मुद्दा उठाया, इससे पहले मैं एक छोटा सा बात कहना चाहूँगी। जो मैरिटल एज पे आपने बोला था, किसी मुस्लिम समुदाय में ये कहा गया है कि लड़कियों की मिनिमम एज शादी के लिए 15 साल या प्यूबर्टी होनी चाहिए। हम भी जानते हैं इससे क्या इसके रिपरकशंस होते हैं, क्या इससे महिलाओं को दिक्कत आती है, समाज को क्या दिक्कत आती है। मैं किसी हिंदू धर्म या किसी भी धर्म के बारे में फेवर में नहीं करी, मैं सिर्फ यूसीसी के बारे में अगर बात करूं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम जेंडर इक्वालिटी या समानता के अधिकार, रिलीजियस इक्वालिटी, वहाँ पर भी समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 में कहा गया है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तलाक, शायरा बानो वाला केस था, उसमें आप खुद देखिए कि ट्रिपल तलाक बंद हुआ, उससे किसे फायदा हुआ? फायदा हुआ उन महिलाओं को। आप देखिए, ट्रिपल तलाक कौन सा हुआ? वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था, जो एक बार में तलाक 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 कहते हैं। अभी वो महीने वाला चल रहा है। हमारे साथ हसन साहब है, विद्वान है। क्यों हसन साहब, अभी कितने तरह के तलाक? 4 तरह के तलाक मुझे ध्यान में है, अभी और भी चल रहे हैं। थोड़ी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी। 3 तलाक वाला जो है उसकी स्टेज है, ये नहीं कि वो एक ही बार में आप 3 तलाक दे दीजिए और क्या दे दीजिए। यहाँ ये है कि औरत की जो है वो उसको सिक्योरिटी दी गई है और औरत को इज्जत दी गई है। हमारे यहाँ तो हमको ये सिखाया गया है कि ज़ेरे कदम वालिदा फिरदौस बरी है। अगर जन्नत है तो माँ के कदमों के नीचे है। तो इसलिए कि माँ को सम्मान का, माँ का मतलब क्या होता है, चाहे धरती माँ हो, चाहे गंगा माँ हो, चाहे वो स्त्री हो, हमने वो सूरत में जो है वो माँ है। और अगर आपने अपनी हसन साहब, अगर ये बदलाव पहले ही हो गए होते तो फिर इसकी जरूरत क्या आती? बदलाव क्या, हम 18 साल अगर पहले से ही आप लोग एज तय कर दिए होते, सारे इक्वल राइट्स दे दिए होते। अभी हमारी एक बहन ने जो है उस तरफ इशारा किया था। अभी उन्होंने ये कहा था कि हर मजहब में कुछ न कुछ जो है गड़बड़ियां जरूर हैं,
मगर ये मजहब की गलती नहीं है, ये जो मजहब के मानने वाले हैं उनकी गलती हो सकती है, मजहब की कोई गलती नहीं है। जो धर्म है वो धर्म का मतलब ही है, धर्म में गलतियां नहीं है। देखिए धर्म का नहीं। मतलब ही ये होता है कि वो सही रास्ता दिखाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो क्रिश्चियनिटी, दुनिया में बहुत से धर्म हैं, सब इसलिए हैं कि सही रास्ता दिखाए। हम भी जो है जिस धर्म पे हैं इसलिए हैं कि हम सही रास्ते पर चलें, और जो गलत रास्ता है उसको न चूज करें। हमको जो है वो माँ की इज्जत करना, बाप के तो आगे आप आगे न UCC चलना, स्वीकार करते हैं, ये आपको सिखाया दिक्कत गया नहीं है और ये हसन हमारे यहाँ ये हसन चला है। साहब, आपको यूसीसी से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, क्या हमें खुले दिल से आप स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं लागू होना आप चाहिए? कितना ही कानून हो, जाहिर है कि देखिए एक बात, बहुत सी चीजें हैं, हमें मुंह न खुलवाइए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये करो, और उसके बाद जो एक क्रिमिनल के सिलसिले में कहा कि ये करना है तुम्हें। नहीं, और क्या वो- करना है घुस के बताइएगा तभी ना। नहीं आप ज्यादा चीजें नहीं बहस न हो। हसन साहब जलेबी ऐसे बना रहे हैं, ऐसे नहीं मौके- क्लियर हो गई। मैं क्लियर नहीं। हसन साहब को थोड़ा सा धर्म की परिभाषा को हमें समझने की आवश्यकता है। हाँ, तो आप जो धर्म बताएंगे, धर्म का अर्थ है जिसको आप धारण करते हैं, धार्यति च धर्म, ठीक है, और धर्म के 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और धर्म को पंथ के साथ आप मिक्स मत करिए। ये देश पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। धर्म केवल एक है, सनातन, जो आपका मेरे इस पृथ्वी पे जो प्राणी है सबका है। उसको रिलीजन से कंफ्यूज मत करिए। रिलीजन एक विचारधारा है, एक पंथ की विचारधारा है जो अपना अपना लेके चलती है, लेकिन सारे रिलीजन एक ही चीज दिखाते हैं कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, गॉड एक है, वाहेगुरु एक है, और सबके लिए आपको सच्चाई के पथ पे चलना है। आप धर्म को कुछ कह रहे थे कृपा राजू करके जी। पंथ से आप उसको मत जोड़िए। ये कह रहा था कि लिव इन रिलेशन को नोटिफाई करना या रजिस्ट्रेशन, उसको उसका रजिस्ट्रेशन करना इसलिए भी जरूरत है। ये केवल हिंदू या मुसलमानों की बात नहीं है। आपको याद हो कि झज्जर में एक हुआ था निक्की हत्याकांड, मुझे याद दोनों हिंदू थे, लेकिन उसको भी बिल्कुल वैसा हुआ था जैसे श्रद्धा वॉकर के साथ हुआ था। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, वो उसको अगर वो लिव इन में रह रहे हैं तो उन्हें जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। माता को पिता को पता होना चाहिए हिमाल कि भाई, मेरी लड़की रजिस्ट्रेशन का- में दिक्कत क्यों? देखिए तस्वीर के 2 रुख होते हैं जी, और आप सिर्फ एक रुख देख रहे हैं, क्योंकि मैं बीइंग ए लॉयर, मैं तो सिर्फ वकालत की, कॉन्स्टिट्यूशन की, कानून की बात करूंगा। देखिए सरकार जो है लोगों के जाती चीज़ों पे कंट्रोल करने की एक कोशिश है। अब क्योंकि जहां आपका कहना यह है कि उसका रजिस्ट्रेशन होना मेरा चाहिए। ऑब्जेक्शन है, आप बात कीजिए, मैं बताऊंगा। देखिए मैं वो जो इसके कानून के मुताबिक ये है कि आप किसके साथ रह रहे हैं आपको पहले ये इन्फॉर्म करना रहेगा। तो उससे पहले राइट टू प्राइवेसी की मैंने बात कही थी, मैंने फंडामेंटल राइट्स की बात कही थी। हम दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम एक आम आदमी की उसके अपने वो हुकूक छीन रहे हैं। मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूं और ना फेवर में हूं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको तस्वीर के दोनों रुख देखने पड़ेंगे। अगर किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। अगर लेकिन नहीं, प्राइवेसी के नाम पर कुछ भी होगा क्या? मैं आपकी इस बात हमारे से पूरी तरह हमारे से मुल्क में प्राइवेसी के नाम पर कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे क्या? जी जी हिमाल भाई आप बोलिएगा, बस मैं सवाल पूछ रहा था कि प्राइवेसी के नाम पर कुछ। जी जी हिमाल भाई बताइए। सहमत हूं कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आती हैं, बच्चे का मामला आता है, मेंटेनेंस का मामला आता है, तो आती हैं। मैं उस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं कोर्ट में रहता हूं तो बहुत सारे केसेस देखता हूं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बंटवारे की बात आती है, और जो बच्चा बिना किसी शादी के आ गया उसका कोई कसूर नहीं है, मैं एडमिट करता हूं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है बीइंग ए लॉयर कि आपको एट द सेम टाइम इस बात पे भी ध्यान रखना रहेगा, चेक एंड बैलेंस करना रहेगा कि इस रास्ते से सरकार किसी के इंडिविजुअल जिंदगी में दखल देने की कोशिश तो नहीं कर रही है। नहीं कर रही है तो ठीक है। क्या राजू जी जल्दी बताइएगा, दखल देने की कोशिश हो रही है ये क्या? दखल देने की कोशिश बिल्कुल नहीं है। और मैं हिमाल साहब बहुत बड़े एडवोकेट हैं, आप ये बताइए कि लिव इन रिलेशन के दौरान अगर कोई बच्चा पैदा होता है और ये सरकार उसको वैध संतान का, जायज संतान का अगर दर्जा दे रही है, तो इसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होना चाहिए? ये लिव इन रिलेशन रजिस्टर्ड क्यों नहीं होनी चाहिए? राजीव साहब, और दूसरी चीज ये पब्लिक डोमेन में नहीं जा रहा है। ये सारी चीजें आप जब लव मैरिज करते हैं, जब स्पेशल एक्ट के तहत मैरिज करते हैं, तब भी तो जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं साहब। तब नहीं होता क्या? वो पब्लिक डोमेन में चीज नहीं जाती है, वो एक जगह रखी हुई है। अगर क्राइम कमिट होगा तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वो झूठ बोलते हैं माँ बाप से या राजू जी, हिमाल साहब, हसन साहब, मैं एक बात बता दूं आपको। हसन साहब मैं आता हूं, इस चर्चा को जारी रखेंगे।
तो यूसीसी पर इस समय गर्मा गर्म बहस चल रही है, लेकिन यूसीसी पर आपको यह भी बताना बेहद जरूरी है कि इसमें पक्ष की दलीलें क्या है, विपक्ष की दलीलें क्या है, पक्ष क्या कुछ कहता है, विपक्ष क्या कुछ कहता है। तो सबसे बड़ी अदालत में यूसीसी पर जो मुकदमा शुरू हो चुका है, सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि इसके पक्ष में क्या कुछ दलीलें रखी गई हैं। वो ग्राफिक्स आपके टीवी स्क्रीन पर चलेगा, जिसमें आप ये सारी बातें समझेंगे कि यूसीसी को लेकर पक्ष में क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि एक देश एक विधान को लेकर ये बातें शुरू हुई थी। 5 बड़ी जो दलीलें हैं वो क्या कुछ है। पहली दलील आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं, आप देखेंगे कि यूसीसी को लेकर पहली दलील क्या है। तो पहली दलील यूसीसी को लेकर है कि राज्य या देश में दोहरी व्यवस्था कैसे चलेगी। सबसे अहम बात यह है कि राज्य और या देश में दोहरी व्यवस्था कैसे चलेगी, यह पहली दलील है। दूसरी दलील यह है कि हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए। तीसरी दलील, सुप्रीम कोर्ट भी यूसीसी लाने के लिए कह चुका है, क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट भी यूसीसी लाने की बात कह चुका है। चौथी दलील, यूसीसी का जिक्र संविधान में भी है, ऐसा नहीं है कि यूसीसी अचानक आ गया, संविधान में भी इसका जिक्र है। और पांचवी दलील, केवल वोट बैंक के लिए इसका विरोध क्या किया जा रहा है। यह एक बड़ा सवाल है, क्या केवल वोट बैंक के लिए यूसीसी का विरोध किया जा रहा है। ये 5 वो दलील है। तो यूसीसी पर जो विरोधी पक्ष की क्या दलीलें हैं वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। पहली दलील यह है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है, आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। दूसरी दलील यह है कि व्यक्तिगत कानूनों को समुदाय के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। तीसरी दलील, अनुसूचित जनजाति को अलग क्यों रखा गया है। चौथी दलील, मुस्लिम समुदाय के हलाला और इद्दत पर रोक क्यों। और पांचवी दलील, लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू क्यों किया गया। यूसीसी की टाइमिंग को लेकर भी सवाल चल रहे हैं। लेकिन अब आप यह भी जान लीजिए कि यूसीसी कानून में क्या कुछ है। दरअसल लिव इन रिलेशनशिप में सभी जोड़ों के लिए पंजीकरण जरूरी है। लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कानूनी शिकंजा कसेगा। तलाक के लिए सभी धर्मों के लिए एक समान कानून है। तलाक के बाद भरण पोषण का एक समान कानून है। बच्चे गोद लेने के लिए सभी धर्मों के लिए एक कानून है। गोद लिए बच्चों के पैतृक संपत्ति में उनका बराबर का हक होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। बेटों की तरह बेटियों को भी हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह में बेटियों के पैतृक अधिकार बहाल किए जाएंगे। सभी धर्मों में लड़की के लिए विवाह की आयु 18 अनिवार्य कर दी गई है। प्रदेश की जनजातियों पर नया कानून प्रभावी नहीं होगा। सभी धर्म के मायने वाले एक पति पत्नी का नियम लागू होगा। कानून लागू होने के साथ ही बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगेगी और यूसीसी पालन नहीं किया तो सरकारी सुविधाएं समाप्त होंगी, सजा भी संभव होगी। तो यूसीसी पर देश की जनता क्या सोच रही है। हमने आपको पक्ष की दलीलें दिखाई, हमने आपको विपक्ष की दलीलें दिखाई, हमने आपको यह भी बताया कि यूसीसी क्या कुछ है। लेकिन देश की जनता सोच क्या रही है, देश का आवाम सोच क्या रहा है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस समय जुड़े हैं। हमारे साथ निकिता श्री लखनऊ से जुड़े हैं और हमारे साथ प्रवीण कुमार देहरादून से जुड़े हैं। प्रवीण, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। थोड़ी दिनों की बात है जब यूसीसी वहां पर कानून का रूप इख्तियार कर लेगा, बस केवल नोटिफाई होने की बात है, बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है। लेकिन आवाम जो है वहां की, वो क्या सोच रही है प्रवीण। देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी बस लागू ही होने वाला है। राज्यपाल के से दस्तखत के बाद, हस्ताक्षर के बाद ये कानूनी रूप ले लेगा और उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ भी कुछ युवा यहाँ पर हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप किस तरह से देखते हो यूसीसी के कानून को। सर्वप्रथम ये जो हमारा इंडिया न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये चीज रिलीज करने के लिए कि यूसीसी जो है बहुत अच्छी चीज है और हमें इनका पालन करना चाहिए नियमों का सबका। और हम चाहते हैं कि ये पूरे इंडिया में लागू हो। पर हाल में सबसे पहला हमारा प्रदेश उत्तराखंड बन रखा है, तो उत्तराखंड को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन फॉर दिस। और मैं चाहता हूँ कि पूरे देश में ये लागू हो और उत्तराखंड की जनता को इन चीजों का पालन करना चाहिए। जैसे हमारे लोगों के रिएक्शन सुनवाते रहिए, समय कम है। जी, दूसरे युवा से आप अपना नाम बताइए और आपका क्या दिक्कत है। भूपेंद्र सिंह है। पहले तो सबसे पहले मैं क्या कहते हैं न्यूज इंडिया का जो है क्या कहते हैं इंडिया न्यूज का जो है क्या कहते हैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें जो है क्या कहते हैं आर्टिकल 44 के तहत जो है इस चीज का पालन करना चाहिए। और ये हमारे उत्तराखंड में क्या कहते हैं गर्व की बात है कि इसमें ये लागू होना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं। आपकी क्या राय है। जी, मेरी राय है यूसीसी और सीए ये जो कानून हमारे इसमें लागू किए गए हैं
वो बहुत अच्छे कानून है। बहु विवाह और हलाला कुप्रथाओं का जो है इसमें जो है नियंत्रण करने का हमें बहुत अच्छा अवसर है हमारे पास में। और मैं गवर्नमेंट को, उत्तराखंड गवर्नमेंट को कांग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ जी। कि हमारा पहला प्रदेश जी बनने प्रवीण, के आप लिए- बने रहिएगा। निकिता के पास लखनऊ लिए चलते हैं आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी यूसीसी लाने की सुगबगाहट शुरू हो गई है। निकिता, यूपी की यूथ क्या सोच रही है? बिल्कुल आशीष, ठीक कहा आपने कि जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड की यहाँ चर्चाएं हो रही हैं, मुद्दा बहुत गरमाया है और अब उत्तर प्रदेश में भी इसको जो लाने की सुगबुगाहट है वो लाजमी है। कुछ युवा, कुछ यंगस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय और मशवरा ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु यादव है। हिमांशु, इस वक्त हमारे चर्चा का मुद्दा यूसीसी है, आप अवेयर होंगे। क्या लगता है जिस तरीके से अब उत्तराखंड में पास होना बाकी है, उत्तर प्रदेश में भी आता है, तमाम जगह पर आता है, तो कैसा रिएक्शन होगा आप सभी का या आम जनता का? जैसा कि भारत बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो लेकिन उस डाइवर्सिटी में भी यूनिटी के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है इंडिया में। तो अगर यूसीसी भी यूनिफॉर्मली एक बार लागू हो जाता है तो उससे जितने भी डाइवोर्स केसेस है, अडॉप्शन केसेस है, इनहेरिटेंस की दिक्कतें हैं, वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी और हमारा जो मोटिव है यूनिटी इन डाइवर्सिटी वो पूरा होता जाएगा। तो यूसीसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर जगह आना चाहिए। एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट कि उत्तराखंड में उसे पास कर दिया गया है एंड वी आर होपफुल कि उत्तर प्रदेश में भी जल्दी ही आए। कुछ और लोग भी लगातार हमारे साथ बने हैं, आपसे भी जानना चाहेंगे जिस तरीके के इसमें प्रावधान आए हैं। रजिस्ट्रेशन हर चीज़ में अब इम्पोर्टेंट हो गया है, चाहे वो लिव इन में हो, शादी को लेकर भी कई कानून बन गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब हम एक देश में हैं तो हम उनके कानून क्यों ना लागू करें। नहीं, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट तो वो तो सही है, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। बट द थिंग इज़ कि जैसे हमारे भैया ने कहा कि डाइवर्स कंट्री है हमारी, विभिन्न जातियाँ हैं, विभिन्न धर्म हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये विभिन्न जातियों धर्म के लिए उनके खिलाफ हो जाएगा? एक तरीके से कम्युनल वायलेंस क्रिएट कर सकता है या फिर डिस्पैरिटी या फिर काइंड ऑफ इक्वालिटी की बात तो ये कर रहा है, बट ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, डोंट यू थिंक इसको वायलेट कर रहा है ये? क्योंकि इसमें तो हमारी पूरी चॉइस है, वी कैन प्रोफेस और प्रैक्टिस एनी रिलीजन। बिल्कुल। और इस तरीके से ये एक मतभेद क्रिएट करेगा और हमें लगता है हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, हमारी संस्कृति सभ्यता, ये इसको भी खत्म कर देगा। नहीं निकिता, एक बार जरा इनसे पूछ लीजिए कि धार्मिक लोग कह रहे हैं कि धर्म पर ये हमला है, वो वहां पर छेड़छाड़ हो रही, किस तरह से हो रही है, जरा उस सज्जन से पूछिएगा, मैं भी समझना चाहूं। आपका नाम क्या है सबसे पहले तो जाना चाहेंगे? मेरा नाम निशांत है। निशांत, जिस तरीके से आपने अभी मुद्दा उठाया है, फेयर इनफ, वो आपका मशवरा है, आपने जिस तरीके से लगा आपको, आपने बताया, लेकिन एक चीज़ पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी। जिस तरह से आपने कहा कि इससे फाइट्स होंगे, इसमें आपसी मतभेद होगा, तो मतभेद समझाएं जरा, किस तरह से हो सकता है अगर ये कानून आता है तो? कानून के आने से नहीं, लेकिन अभी जो परिस्थिति बनी, हमारे एटमॉस्फेयर जो हमारे सराउंडिंग में हमारे देश में चल रहा है, तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो मिसकंस्ट्रू कर जाते हैं लोग मैसेज जो है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए तो होगा, शुरू में तो मतभेद होंगे, वायलेंस क्रिएट कर सकता है, इसलिए मैंने कहा। आपको ऐसा, निशांत, आपको ऐसा नहीं लगता है कि शुरू के मसले अगर आगे जाके आराम देंगे तो वो ज्यादा मसला नहीं है? तिल तिल के मरने से अच्छा है कि आप एक बार कुछ समय कॉम्प्रोमाइज करें। मुझे लगता है कि अभी निशांत को समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने पढ़ा नहीं है, व्हाट्सएप का ज्ञान है जो ज्ञान वो दे रहे हैं। आपके साथ और भी लोग हैं, जरा लिव इन पे पूछ लीजिए, क्योंकि लिव इन को लेकर कानून बड़ा साफ कहता है कि रजिस्ट्रेशन 1 महीने में कराना होगा, नहीं कराएंगे तो फिर सजा का भी प्रावधान है। जी, जाहिर सी बात है, आपके पास आऊंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैन्सी गुप्ता है। नैन्सी, क्योंकि आप यंगस्टर्स हैं और आप लोगों का एक से सवाल मेरा ये है कि अब लिविंग पे भी एक प्रावधान आया है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और किसी पार्टनर ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो 6 से 7 महीने की जेल भी हो सकती है। इस पे आप इसको किस तरह से देख रही हैं? ये बहुत एक सही चीज़ हुई है कि हमारा लिव इन पर रजिस्ट्रेशन कराना पॉसिबल है, क्योंकि जितना भी हम जनरेशन को देख रहे हैं और चीज़ों को देख रहे हैं, तो लोगों के लिए हर चीज़ बहुत कैजुअल हो चुकी है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि हमारी
हम लड़कियों की बात नहीं करूंगी, मैं लड़कों की भी बात करूंगी कि जो मिसयूज हो रहा है लोगों का, लिव इन में आने के बाद वो साथ हैं, फिर जब मन कर रहा है वो हट जा रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी और लोग चीज़ों को, इंसान को उनकी वैल्यू करना सीखेंगे, उन चीज़ों को लेना सीखेंगे। निशान भी इस पे कुछ आशीष कहना चाह रहे हैं, आप बताइए, आपने अपनी उंगली रेस की थी। मैं कह रहा हूँ कि बात तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए, बट जैसे जिसमें जो मिसयूज हो रहा है, चाहे वो मेल के प्रति हो रहा है, चाहे वो फीमेल के प्रति हो रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी फिर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमारी प्राइवेसी, निशांत, अगर प्राइवेसी के इतने आपको मसले राइट टू हैं, प्राइवेसी के नाम पर मनमानी करें करने की इजाजत दे दे क्या? वो भी ठीक है, मैं इसीलिए मैंने कहा कि रजिस्ट्रेशन हो, बट हमारी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हो। हाँ, राइट टू प्राइवेसी पर मनमानी करने की इजाजत देनी सही लगती है। आपके पास भी आ रही हूँ, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? पहली बात, मैं निशांत को 2-3 चीज़ों पे बोलना चाहूँगा कि जो आपने बोला कि रिलीजियस हार्मनी डिसबैलेंस होगी, तो अगर आपने बिल देखा हो उत्तराखंड वाला, तो उसमें है कि सारे रिलीजन माइनॉरिटीज़, इवन मेजॉरिटी को उनका जो भी ट्रेडिशन है उसको फॉलो करने का परमिशन दिया जा चुका है। दूसरी चीज़, अगर राइट टू प्राइवेसी अगर इसमें आप जोड़ रहे हैं, तो वो तो हमारी शादी की भी रजिस्ट्रेशन होती ही है, तो वो भी तो एक राइट टू प्राइवेसी का हनन ही है। और लिव इन में रह के भी प्राइवेट रखना, आधे सारे बने रहिएगा, क्योंकि जो यूथ है उनके जो विचार है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हसन साहब, यूथ तो कह रही है कोई दिक्कत तो है नहीं, आपको क्यों दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, लिविंग की बात है कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप के सिलसिले में जितना सख्त से सख्त कानून हो वो लागू किया जाए। हम इसके फेवर में। बहुविवाह के फेवर में कि खिलाफ है आप? बहुविवाह तो सवाल ही नहीं उठता है, मैं फेवर में क्यों होऊंगा? इसका तो कोई सवाल नहीं कि फेवर होने वाला। यूसीसी के फेवर में हैं? यूसीसी के फेवर, साहब खुल के नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मैं खुल के बोल रहा हूँ। हाँ। मैं इस फेवर में हूँ कि जो यूसीसी के सिलसिले में जो भी है, मैंने देखा है कि वो सारा मामला जो है घूम फिर के स्त्रियों तक आ जाता है। स्त्रियों तक हम रही है ना, आप स्त्रियों तक सीमित क्यों कर रहे हैं? आप पूरे यूसीसी में देखिए ना सर, मैंने कहा सारे घूम फिर करके बराबरी का उनको दर्जा नहीं मिला था ना, बराबरी का दर्जा मिल रहा है ना। सुनिए तो, इसीलिए बात उनकी हो रही है, राजू जी, बात इसीलिए हो रही है ना। मैं थोड़ी सी इतिहास में जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा बता। नहीं, इतिहास नहीं, पहले अभी हसन साहब को सुन लेते हैं, फिर इतिहास में मैं ये चाहता हूं कि स्त्री को जो है सबसे ज्यादा जितना ऊंचे से ऊंचा मर्तबा हो सकता है वो दिया जाए। हम तो उस दिन की कामना कर रहे हैं कि हमारे जितने प्रदेश हैं सबकी जो है वो चीफ मिनिस्टर्स हमारी जो है वो ये बहनें हों। हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तक जो है वो औरतों में कोई हो, बहनें हमारी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, यहीं तक नहीं वाइस प्रेसिडेंट, चाहते हैं कि सारे के सारा हाथ जो है कर रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं चाहता हूं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। टोटल जो है वो सारे के सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं। नहीं, मैं मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैं खुल के नहीं, मैं स्त्रियों को सारे के सारा मैनेजमेंट देने के कायल हूं, इसलिए कि जिस तरह से एक घर को वो अच्छी तरह से चला सकती हैं, उसी तरीके से हमारे भारतवर्ष को भी वो अच्छी तरह चला सकती हैं। उनको पूरा राइट दे दिया जाए। और आप लोग हसन साहब, पूरे मुल्क में यूसीसी लागू होना चाहिए। हसन साहब, पूरे मुल्क में यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए नहीं? हम जानते हैं। और जो हमारी स्त्रियां हैं भारतवर्ष की, आप आगे चलिए ना, इनको जो है प्रधानमंत्री होना चाहिए, इनको जो है। अरे हम यूसीसी की बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहा हूं, की बात कर रहे हैं। जब आप कहां टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं? बात यूसीसी की हो रही है। आप ये बताइए ना, पूरे देश में यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं? हाँ या ना भाई, आप औरतों को दे दीजिए, लागू हो जाएगा अपने आप, हमारी राय लेने की जरूरत ही नहीं है। अरे क्यों नहीं है साहब, आप स्कॉलर हैं। नहीं, स्कॉलर तो है, हम तो कह रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं, बुद्धिजीवी है इसलिए कह रहे हैं कि उनके हवाले कर दो। देखिए, अरे मैं बताता हूँ आपको, जैसे जिस तरह से घर चलाती हैं अच्छा, उसी तरीके से देश बहुत अच्छा चलाएंगे। ये जो है ना, ये देखिए, ये अंदर से नहीं आ रहा है, हवाले कर दो। एक होता है ना कि हाँ ठीक है, उनको इतना राइट दे दिया, कर दो, कर दो नीचे, और राइट देना चाहिए। ये दिल से वाली बात नहीं है। बात आशीष जी, बात हवाले की नहीं है, बात समानता की है, बात अधिकारों की है, और अधिकारों के साथ उस दायित्व की है जो समाज के हर प्राणी को, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसको दायित्व समाज से निभाना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का तो आंसर दे नहीं रहे हैं, क्योंकि घुमा फिरा के बात वही है। डॉक्टर हसन, एक मिनट राजू जी, डॉक्टर हसन साहब,
महिलाओं को इतना आप सब हवाला कर रहे हैं, महिलाओं को बोलने का भी आप थोड़ा अभी आप कह रहे थे, इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सब कुछ उनको दे दो। बिल्कुल महिलाओं को एक बेटी के समान हूं आपके सामने। बात हवाला करने की नहीं है, बात अधिकारों की समानता की है, और उतनी समानता के दायित्व की भी है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। भारत या किसी भी लोकतंत्र में या किसी भी देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर सबका समान योगदान और समान अधिकार, वो सबका अधिकार है। और यहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ, सामाजिक कुरीतियों को समाज टाइम टू टाइम उसको अमेंडमेंट करता है। एक चीज मुझे लगता है कि एक हमें हिमाल साहब से समझ लेनी चाहिए। हिमाल साहब ये बताइएगा कि उत्तराखंड में यूसीसी जो है वो लागू हो जाता है, तो उत्तराखंड में, मेरी बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, तो दूसरे जो राज्यों में कानून चल रहा है और उत्तराखंड में जो कानून चलेगा, उन दोनों में क्या कुछ फर्क आ जाएगा? देखिए, दोनों जिस स्टेट का जो कानून होगा उस स्टेट में लगाया जाएगा। मुझे यूसीसी में एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप के यहाँ इतनी तरह के लोग हैं। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर लें तो मुसलमानों में जो मैरिज का कानून है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। सिविल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि एक मुआहदा है, जब तक है और उसको तोड़ा जा सकता है। और हिंदू में एक वो रिलीजियस सेक्रामेंट है। इस दोनों फर्क को समझना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ आप उस चीज को, यूसीसी के उस चीज को पढ़िए जिस आप लिविंग रिलेशनशिप की परमिशन दे रहे हैं। अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह करा रहे हैं और सब चीजें मान रहे हैं, तमाम राइट्स दे रहे हैं, तो सिर्फ एक तलाक रह जाती है, बाकी सारी चीजों को आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने इस बात को तस्लीम कर लिया कि आप लिविंग रिलेशनशिप की परमिशन दे रहे हैं और उसे रोकने में आप नाकाम हैं। तो आप इन तमाम चीज़ों पे आपको गौर करना चाहिए। मैं जो आप बात कर रहा था, हमें किसी यूनिफाइड सिविल कोड की में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ ना हो, जो उसके तमाम फंडामेंटल राइट्स की बात होती है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे खूबसूरती उसके फंडामेंटल राइट्स की बात है, जिससे कि कंट्रोल किया जाता है सरकार की एरोगेंसी को, तो कहीं उसमें तो दखलंदाजी नहीं है। इस बात को सोचना पड़ेगा। अब ये दो चीजें, दोनों का मैरिज का तरीका दोनों का अलग अलग है, दोनों के तलाक का तरीका अलग अलग है। अब उनको यूनिफाइड कैसे करेंगे ये मुझे नहीं समझ आता। ग्राउंड पे चलते हैं, दो सहयोगी है, निकिता भी है, प्रवीण भी है। प्रवीण, यूथ के पास चलिएगा, आप डिबेट को भी सुन रहे हैं। प्रवीण, यूथ के पास चलिए, क्या कह रहे हैं जल्दी से? 30 सेकंड, उसके बाद निकिता 30 सेकंड, जल्दी बताइए। हम लोग डिबेट कर रहे हैं तो इस वक्त एक खबर आई है कि राज्यपाल ने एक और कमेटी को गठित कर दिया गया है। ये कमेटी 9 सदस्यीय कमेटी है और इसके अध्यक्ष जो पूर्व सचिव, मुख्य सचिव रहे शत्रुघ्न सिंह, जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं, ये इनके नेतृत्व में गठन किया गया है। और इस कमेटी का नाम, इस बारे में कहा गया है कि उक्त कमेटी द्वारा समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक के प्राविधानों को कैसे सफलतापूर्वक लागू किया जाए, इसके लिए ये कमेटी ड्राफ्ट तैयार करेगी और सक्षम स्तर पर जो भी है उसके लिए नियमावलियों के प्रावधानों को सुगमता से कैसे लागू करेगी, उसके लिए एक कमेटी मुख्यमंत्री 30 सेकंड आपके पास जी, कमेटी का गठन कर दिया। निकिता, आपका कोई सवाल गेस्ट से? निकिता, आपका कोई सवाल? सबसे पहले मैं जी निकिता, सीधे गेस्ट से सवाल लीजिए। कोई सवाल आपका? बस मैं आशीष वाइंड अप, मैं सबसे पहले उनको युवाओं का सुना देती हूँ कि अगर ये नियम लागू होना चाहिए पूरे मुल्क में या नहीं। आपका सवाल हाँ या ना में जवाब देना, क्या ये नियम यूसीसी का पूरे मुल्क में लागू हो जाना चाहिए? जी। आप बताएं। हाँ जी। आप? हाँ, बिल्कुल। आप बताएं यूसीसी कानून? बिल्कुल। आप बताएं। नहीं। चलिए, पिक द ऑड वन आउट। खैर, यहाँ पर आशीष सीधे सवालों के जवाब मिल गए हैं, क्योंकि जो युवा हैं वही कह रहे हैं कि अगर ये यूसीसी कानून पूरे मुल्क में इसको लागू कर देना चाहिए, तो सारे सवालों के हालांकि जवाब आ गए हैं। जब यंगस्टर्स ही ऐसा चाह रहे हैं और ये जब एक देश है तो एक कानून क्यों नहीं हो, तो साफ तौर पर यहाँ पर सभी ने, लेकिन एक सवाल यहाँ पर प्रवीण से बनता है। प्रवीण, आखिर में नई कमेटी का गठन क्यों किया गया? ताकि क्रियान्वयन बेहतर तरीके से कैसे किया जा सके, के लिए कमेटी का गठन किया गया है। अभी आदेश जारी हुआ है, जब हम लोग बात कर रहे थे तो आदेश जारी हुआ है और इसमें 9 सदस्यीय कमेटी है। इसका सफल क्रियान्वयन के लिए इस कमेटी को गठित किया गया है कि अलग अलग ड्राफ्ट तैयार होंगे कि कौन से नियमावली को किस तरह से लागू किया जाना है। मुझे लगता है कि इसको लेकर ये कमेटी रेणु जी, इस तरह की कमेटी का गठन क्यों होता है?
आशीष जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इस तरह की कमेटियों का गठन बहुत आवश्यक इसलिए हो जाता है जब समाज में सब तरह से विरोध होने लगता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जब ये कानून लाया गया था यूसीसी का, तो उसका पर्पस यही था कि जो कुरीतियाँ, जो गलत किसी भी धर्म में जो गलत बातें थी उनको रोकना, उनको रेगुलेट करना। जैसे गोद लेने की प्रथा, जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो अडॉप्टेड चाइल्ड हिंदू धर्म में समान अधिकार पाता है, लेकिन वहीं मुस्लिम, यहूदी या दूसरे धर्मों में उनको समान अधिकार नहीं है। यूसीसी के बाद समान अधिकार होगा जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसको भी। सेम वे एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, लिव इन रिलेशनशिप में एक छोटी सी बात रह गई थी जो युवाओं को भी बताना चाहूँगी। अगर आप 21 वर्ष से कम उम्र के हैं, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है कि अगर इस कमेटी का गठन किया गया, प्रवीण, आप प्रवीण को स्क्रीन पे लाइए। प्रवीण, ये बताइए कि इस कमेटी का गठन करने का मतलब तो ये हो गया कि यूसीसी लागू करने में वक्त लगेगा। 9 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया, ये तो तय मान के चले, ऐसा नहीं है कि कल नोटिफाई हो जाए, टाइम लगेगा। कमेटी रिपोर्ट देगी उसके पर निश्चित तौर पर थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन समाज में किस तरह से बेहतर तरीके से लागू हो, उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए, आप सुझाव दे सकते हैं। रूल्स नोटिफाई होते हैं। नहीं, रूल्स नोटिफाई करने की 6 महीने की वो है। 6 महीने अगर रूल्स नोटिफाई नहीं हो पाते हैं तो फिर उसको बार बार बढ़ाना पड़ता है। क्यों हिमाल साहब? जी बिल्कुल। 6 महीने में आपको सदन में, लेकिन क्या इसका मतलब मान के चले, प्रवीण से सुन लेते हैं। प्रवीण, मान के चले क्या कि टाइम लगेगा? अब निश्चित तौर पर जो कमेटी बनाई गई है इसका मतलब साफ तौर पे लग रहा है कि धरातल पे, चूंकि विधानसभा के अंदर भी ये बात हो रही थी कि कानून बना देना और धरातल पर लागू करना दो अलग अलग चीजें हैं, और इसको बेहतर तरीके से कैसे लागू किया जाए, प्राविधानों को कैसे लागू किया जाए, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। तो थोड़ा और वक्त हमें लगता है कि लगेगा, और इसके जो है इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही शायद ये लागू हो। बाकी सरकार जो है बेहतर तरीके से इसको बता पाएगी कि क्या स्थिति है, लेकिन अभी वक्त लगता है, लगेगा इसमें, क्योंकि धरातल पे सही तरीके से लागू हो, लोगों में भ्रम ना फैले और मॉनिटरिंग सही तरीके से हो, इसको लेकर शायद ये इसकी कमेटी का गठन किया गया है। नोटिफाई अगर कमेटी अगर अपना ड्राफ्ट बनाती है तो फिर किसको देगी कमेटी? 6 महीने का जो पीरियड है उसमें कितने महीनों में इसको पूरा काम करना पड़ेगा? नहीं होगा तो एक्सटेंशन की क्या प्रक्रिया होगी? एक्सटेंशन के लिए प्रोसेस फॉलो करना रहता है। अगर पहले तो कमेटी को जो टाइम दिया होगा उस पीरियड में उसे टाइम पेश करनी पड़ेगी रिपोर्ट, और नहीं करती है तो फिर एक्सटेंशन के लिए टाइम मांगना पड़ता है, क्योंकि जब तक टाइम दिया होता है उसकी पावर तभी तक की होती है, तभी तक के लिए होगी, और अभी टाइम लगेगा। हालांकि नोटिफाई, कोई भी अगर इस तरह का कानून होता है तो नोटिफाई करने में टाइम लगता है, चाहे अगर हम सीए को ही क्यों ना ले लें। कमेटी में कौन कौन लोग हैं, कुछ ऐसा भी है? कमेटी में एक सवाल है हसन साहब का, जल्दी से जवाब दीजिए, शो को वाइंड अप करना है। कमेटी में कौन कौन सदस्य हैं, क्या इसके नाम पता चले हैं क्या? और जो पुराने जो यूसीसी कमेटी में जो थे मेंबर्स वो ज्यादातर इसमें हैं। तो कुल मिला के देखें तो, और सरकार के कुछ पंचायती राज विभाग के सचिव हैं, शहरी विकास के सचिव हैं। प्रवीण, समय की कमी है, समय की कमी है, आज से आपसे फिर मुखातिब होंगे, फिर आपसे बात करेंगे, लेकिन आज की जो बहस थी यूसीसी को लेकर, उसमें कई सारी चीजों पर हमने चर्चा की। यूसीसी क्यों लागू किया गया, किस लिए लागू किया गया, यूसीसी का इतिहास क्या है, सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या सोचते हैं, देश की जनता क्या सोचती है, धार्मिक जो गुरु हैं वो क्या सोचते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान थे, सभी का बेहद शुक्रिया। यूसीसी पर एक लंबी चर्चा हुई, लेकिन जो अभी खबर आई उसके मुताबिक यूसीसी पर एक कमेटी और बनाई गई है जो ड्राफ्ट रिपोर्ट पर चर्चा करेगी। नोटिफाई कब होगा यह भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अगर कोई कानून हमारी बेटियों को समान दर्जा देता है तो ऐसे कानून का लागू होना जरूरी है।